हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम। आज के हमारे डिजीज़ कंडीशन है जितनी भी वो सब एंडोक्राइन रिलेटेड रहने वाली है। एंडोक्राइन सिस्टम की सारी इंपॉर्टेंट डिजीज़ हम इस एक लेक्चर के अंदर पढ़ लेंगे, तो इसलिए शुरू से लेके एंड तक मेरे साथ बने रहना। आपका एंडोक्राइन का पूरा चैप्टर मैं इस वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगा। एंड एंडोक्राइन से आपके सवाल आते ही है 5 नंबर के, ठीक है। पॉसिबली 5 नंबर के इसके हर साल आते ही है क्वेश्चन, तो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर, इसलिए पढ़ते हैं हम इस चैप्टर को। सबसे पहले इसमें आती है एंडोक्राइन में डायबिटीज़ मेलाइटस डिजीज़। डायबिटीज़ मेलाइटस एक ऐसी डिजीज़ है जो कि मेनली ओबेस पर्सन जो होते हैं, ओबेसिटी वाले, उनके अंदर मेनली देखी जाती है। इसके अंदर होता क्या है, जो इंसुलिन होता है ना, उसकी इनसफिशिएंट सिक्रेशन हो जाती है। जो इंसुलिन जो होता है ना, उसकी जो सिक्रेशन जो होती है, इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन जो है वो कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ग्लूकोज जो है उसकी मात्रा बढ़ जाती है। बेसिकली ग्लूकोज मीन्स शुगर, शुगर की मात्रा बढ़ जाना, दैट्स कॉल्ड ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाना। एंड ग्लूकोज की मात्रा तब बढ़ती है जब इंसुलिन कम सिक्रेट होता है, क्योंकि इंसुलिन ही क्या करता है, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन करता है, ग्लूकोज को वापस डाइजेस्ट करता है, ठीक है। तो इंसुलिन की इनसफिशिएंसी के कारण ग्लूकोज बढ़ जाता है एंड उसके कारण डायबिटीज़ कॉज हो जाता है। सो बेसिकली कभी कभी क्या करते हैं हम, डायबिटीज़ मेलाइटिस को लोकल लैंग्वेज में ऐसे भी बोलते हैं कि शुगर की मात्रा बढ़ गई इसके अंदर, यानी कि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई, ठीक है। तो यही होता है हमारा डायबिटीज़ मेलाइटिस। इसके अंदर एक एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है कि इसके क्लासिकल सिम्टम्स क्या होते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस के। तो वो होते हैं अपने 3 पी, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया एंड पॉलीडिप्सिया। पॉलीयूरिया का मतलब जो यूरिन आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है। पॉलीफेजिया का मतलब जो अपना हंगर जो है वो बढ़ जाती है, भूख जो है वो बढ़ जाती है। एंड पॉलीडिप्सिया मीन्स जो पेशेंट की थ्रस्ट, यानी कि प्यास जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, उसको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। तो ये 3 क्लासिकल साइन है जो कि एमसीक्यूज़ के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। होता यही है इसके अंदर डायबिटीज़ मेलाइटिस में कि ग्लूकोज लेवल जो है इंक्रीज हो जाता है ब्लड के अंदर, ठीक है। दिस इज़ नोन एज हाइपरग्लाइसीमिया, यानी ग्लूकोज ब्लड के अंदर बढ़ जाता है, इंक्रीज ग्लूकोज का लेवल, उसी को हम हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं, ठीक है। तो एक टर्मिनोलॉजी हाइपरग्लाइसीमिया, ये भी आपको याद रखनी है। एमसीक्यू या 2 नंबर में पूछ सकते हैं आपको, ठीक है। नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल जो होता है वो 70 से 110 mg पर DL होता है। एंड जो पीपी लेवल यानी कि पोस्ट प्रेंडियल जो लेवल होता है वो 80 से 150 mg पर DL होता है, जो कि डायबिटीज़ मेलाइटिस होने पे अल्टर्ड हो जाता है, ठीक है। यानी कि इनका लेवल जो है वो चेंज हो जाता है डायबिटीज़ मेलाइटस में, ठीक है। अब चलते हैं इंसुलिन की तरफ, के इंसुलिन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इंसुलिन क्या होता है, एक हार्मोन होता है जो कि पैनक्रियाज से प्रोड्यूस होता है। इसका क्या काम होता है कि लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज रेगुलेट करता है ये, ठीक है। ग्लूकोज का प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, उसको रेगुलेट करना, वो सब काम, स्टोरेज करना, वो सब काम कौन करता है, अपना इंसुलिन करता है, ठीक है। तो जब इंसुलिन कम रहेगा तो ग्लूकोज का स्टोरेज कैसे करेंगे, उसको रेगुलेट कैसे करेंगे, प्रोडक्शन कैसे करेंगे हमारी बॉडी, इन सब में दिक्कत आएगी, क्योंकि ग्लूकोज कम होगा। तो उस टाइम क्या होगा, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, उसी को हम डायबिटीज़ मेलाइटिस बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस के टाइप। डायबिटीज़ मेलाइटिस के वैसे तो कई सारे टाइप होते हैं, बट मेनली इसके 2-3 टाइप ही होते हैं। जैसे कि एक तो होता है इंसुलिन डिपेंडेंट एंड दूसरा होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट, ठीक है। एंड तीसरा वो प्रेगनेंसी वाला होता है, ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम इंसुलिन डिपेंडेंट। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस के अंदर क्या होता है, डायग्राम से समझते हैं इसको थोड़ा सा। होता क्या है कि जो इंसुलिन जो है पैनक्रियाज से बहुत कम निकलता है मीन्स, ठीक है। जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन को या तो बहुत कम मात्रा में प्रोड्यूस करता है या नो इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं करता है, जिसके कारण क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज उसकी मात्रा बढ़ जाती है ब्लड के अंदर, ठीक है, ठीक है। अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इंक्रीज हो जाता है ब्लड के अंदर, जिसके कारण हमारे जो मसल्स एंड ऑर्गन होते हैं ना, वो अनेबल हो जाते हैं ग्लूकोज को यूज़ करने में, क्योंकि इंसुलिन का लेवल लो हो जाता है। इंसुलिन जो है वो ग्लूकोज को बॉडी के अंदर यूज़ करवाने में भी हेल्प करता है। जब इंसुलिन कम होगा तो हम ग्लूकोज को, हमारी बॉडी जो है वो यूज़ नहीं कर पाएंगी, ठीक है। इसलिए हमारी मसल्स एंड ऑर्गन फेल हो जाते हैं ग्लूकोज का यूज़ करने में, जिसके कारण ग्लूकोज एक्सेसिव मात्रा में बॉडी के अंदर इकट्ठा हो जाता है, जिसी को हम
हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं। यही था हमारे फर्स्ट टाइप के अंदर इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस, जिसके अंदर इंसुलिन जो है वो बहुत कम प्रोड्यूस होता है या फिर होता ही नहीं है प्रोड्यूस पेनक्रियाज से, जिसके कारण ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। और एक और की पॉइंट इसके अंदर ये है कि जो इंसुलिन है वो क्यों नहीं प्रोड्यूस होता है पेनक्रियाज के द्वारा, तो इसका कारण ये है कि जो अपना पेनक्रियाज है उसके अंदर जो बीटा सेल्स होती है पेनक्रियाज की उन बीटा सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जिसके कारण इंसुलिन पेनक्रियाज के द्वारा प्रोड्यूस नहीं हो पाता। अबाउट 5 to 10% केसेस होते हैं डायबिटीज़ टाइप 1 मेलाइटिस के, नहीं जो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस है वो बहुत कम लोगों में देखी जाती है, ठीक है। 5 to 10% लोगों में देखी जाती है, और ये जो है वो 30 ईयर के एज ग्रुप्स को होती है मेनली, ठीक है। इट इज़ अ सडन ऑनसेट एंड यूजुअली बिफोर द एज ऑफ 30 ईयर, यानी कि 30 ईयर से पहले डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 1 देखने को मिलता है, मोस्टली इन यंग एज के ग्रुप को ये बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसके अंदर इंसुलिन थेरेपी की रिक्वायरमेंट रहती है। फिर एक और डायग्राम आ गया कि टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या क्या होता है, तो वही देख रखा है। देखिए फर्स्ट डायग्राम में आप देखिए नॉर्मली क्या हो रहा है, ग्लूकोज वगैरह इंसुलिन अपनी जो नॉर्मल सेल से है वो सेल के अंदर जाते हैं एंड ग्लूकोज का यूज़ कर लेते हैं सेल। दूसरे टाइप 1 डायबिटीज़ में देखिए, जब टाइप 1 डायबिटीज़ हो जाता है तब क्या होता है कि जब इंसुलिन रिसेप्टर है वो सेल से बाइंड कर लेते हैं, बट इंसुलिन कम होने के कारण या नहीं होने के कारण क्या होता है कि जो ग्लूकोज है वो इंसुलिन रिसेप्टर नहीं होगा तो वहाँ पे बाइंडिंग ही नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण ग्लूकोज का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डायग्राम से समझाया हुआ है। फिर चलता है टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर, जिसके अंदर क्या होता है, इंसुलिन प्रोड्यूस तो होता है, ठीक है, इंसुलिन पैनक्रियाज के द्वारा प्रोड्यूस होता है, यानी कि इंसुलिन की डेफिशिएंसी डिक्रीज हो जाती है, मीन्स के इसके अंदर इंसुलिन थोड़ा सा इंसुलिन का प्रोडक्शन कम होता है, ठीक है, लेकिन इंसुलिन पैनक्रियाज के द्वारा प्रोड्यूस तो होता है इसके अंदर टाइप 2 के अंदर, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली जो अपना ब्लड शुगर लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि इंसुलिन जो है वो रेजिस्टेंस करने लग जाता है, यानी इंसुलिन के खिलाफ प्रतिरोधकता देखने को मिल जाती है। जो अपना नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है टाइप 2 डायबिटीज़, उसके अंदर क्या होता है कि जो इंसुलिन है वो रजिस्ट करने लग जाता है, जिसके कारण अमाउंट ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। यही था हमारा नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 2। ये मोस्ट कॉमन होता है, सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, एंड अबाउट 90 to 95% पेशेंट में डायबिटीज़ मेलाइटिस टाइप 2 होता है। इसको फर्स्ट ट्रीट किया जा सकता है डाइट एंड एक्सरसाइज के द्वारा एंड ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स के द्वारा भी, ठीक है। और ये जो है मोस्ट कॉमनली जो 40 ईयर के जो पेशेंट्स होते हैं या उनके बाद के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें देखने को मिलता है, यानी कि जो टाइप 1 है वो 30 ईयर के कम में दिखेगा एंड जो टाइप 2 है वो 40 ईयर अबव के अंदर देखने को मिलेगा। अबाउट 80% केसेस ड्यू टू ओबिसिटी, यानी मोस्ट कॉमन ओबिसिटी के कारण ही होता है ये। देर इज़ नो नीड ऑफ एक्सोजिनस इंसुलिन्स, यानी कि एक्सोजिनस इंसुलिन लेने की ज़रूरत नहीं होती इसके अंदर। इसके अंदर फिर से डायग्राम के अंदर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है कि क्या होता है, क्यों इंसुलिन जो है वो कम प्रोड्यूस होने के कारण ग्लूकोज जो है इसका यूज़ नहीं कर पाता है, जिसके कारण ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है ब्लड के अंदर एंड डायबिटीज़ टाइप 2 कॉज कर देता है, वो सब इसके अंदर डायग्राम से समझा हुआ है। अब थर्ड टाइप है गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस। इसके अंदर क्या होता है, जो ये वैसे मोस्ट कॉमनली अपना जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनके अंदर देखने को मिलता है, एंड सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जो कि बाद में आफ्टर चाइल्ड बर्थ ये ठीक हो जाता है। गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस, ये जो भी है गेस्टेशनल अपना जो डायबिटीज़ है वो प्रेग्नेंट लेडी के अंदर देखने को मिलता है एंड बाद में चाइल्ड के बर्थ के बाद में ये ठीक हो जाता है। इसके बारे में इतना ही देखेंगे अपन। नेक्स्ट चलते हैं फैक्टर्स के बारे में या इटियोलॉजी के बारे में। रिस्क फैक्टर और इटियोलॉजी कुछ इस प्रकार है कि हेरिडिटी, जेनेटिक वगैरह, ओबेसिटी के कारण भी हो सकता है, ओल्ड एज है आपकी, एंड अदर सिम्टम लाइक एमा, स्ट्रोक, हार्ट डिजीज़ वगैरह हो रखी है आपको, रिनल डिजीज़ हो रखी है, वायरस हो रखे हैं कुछ, तो उनके कारण आपको डायबिटीज़ कॉज कर सकता है। साइन एंड सिम्टम कुछ इस प्रकार इसके
3P सिम्टम्स, लाइक हमने पहले देखा था कि इसके क्लासिकल साइंस क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, तो पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया। एंड अदर सिम्टम्स क्या है इसके, तो स्लो हीलिंग ऑफ कट्स, यानी इंजरी होने पे घाव बहुत देरी से भरता है या नहीं भर पाता है डायबिटीज़ के कारण। विजन जो है वो वीक हो जाता है, फटीग वाली कंडीशन हो जाती है, क्रैम्प्स इन लेग, फीट एंड फिंगर, इचिंग, ड्रोसीनेस, वेट लॉस, स्किन इन्फेक्शंस। तो ये सब इसके सिम्टम्स है, साइन एंड सिम्टम। पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं अब। इंसुलिन रिक्वायरमेंट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर टोटल बॉडी। जो इंसुलिन होता है उसकी रिक्वायरमेंट डिक्रीज हो जाती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैथोफिजियोलॉजी में लिखेंगे ड्यू टू इटोलॉजिकल फैक्टर, उसके बारे में, उसके बाद में हम एरो करके लिखेंगे कि इंसुलिन की रिक्वायरमेंट क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है या नॉट सफिशिएंट है बॉडी के अंदर। फिर लिखेंगे ऑब्स्ट्रक्शन इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है। फिर एरो करके लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में ऑब्स्ट्रक्शन के कारण क्या हो गया है, इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, यानी कि हाइपरग्लाइसीमिया वाली कंडीशन पैदा हो गई है। हाइपरग्लाइसीमिया के कारण जो डिक्रीज ग्लाइकोजन लेवल एंड डिक्रीज एनर्जी, एनर्जी है जो वो डाउन हो गई है। एंड पेशेंट फील फटीग, फटीग वाली कंडीशन आ गई है। अब फटीग के कारण क्या होगा, वेट लॉस हो जाएगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का प्रॉपर मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड आल्सो इंक्रीज एपेटाइटिस, यानी भूख लगेगी पेशेंट को। अब चलते हैं डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन की तरफ। तो डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में हम क्या करेंगे, पेशेंट का ब्लड ग्लूकोज लेवल टेस्ट करेंगे। रैंडम पीपी 180 mg/dl होना चाहिए। फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज 126 mg/dl या उससे ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब रेंज है, ये सब डिटेक्ट करेंगे हम। डिटेक्शन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशंस देंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। इसके कॉम्प्लिकेशंस कई सारे होते हैं डायबिटीज़ मेलाइटिस के, लाइक कोई किडनी डिजीज़ हो सकती है इनमें से कोई भी, न्यूरोपैथी हो सकती है, लाइक मसल डैमेज, स्वेटिंग वगैरह, सेक्सुअल इम्पोर्टेंसी, एट्रियोस्क्लेरोसिस हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है अपन को। ये सब इसके कॉम्प्लिकेशंस थे। अब देखते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, डायबिटीज़ मेलाइटिस को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है या कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डाइटरी मैनेजमेंट, एक्सरसाइज, इंसुलिन थेरेपी वगैरह लेंगे हम। मेडिकल मैनेजमेंट हम क्या करेंगे हम, कि इंसुलिन इंजेक्शन लेंगे जो कि अकॉर्डिंग टू ब्लड शुगर लेवल होंगे, ठीक है। एंड जो इंसुलिन इंजेक्शन लेते हैं वो बिफोर मील लेने चाहिए, लाइक एग्जांपल हाफ एन हॉर बिफोर लेने चाहिए मील से, ठीक है, खाना खाने से पहले। हाइपोग्लाइसेमिक हम ड्रग्स देंगे कुछ, मेटफॉर्मिन देंगे, सबसे बढ़िया ड्रग। ग्लिपजाइड सेकंड जनरेशन टैबलेट्स देंगे। डाइटरी मैनेजमेंट में हम यही करेंगे, उसको सफिशेंट क्वांटिटी ऑफ डाइट इन वेरी नेसेसरी विच सेटिस्फाई टू एपिटाइट, यानी एपिटाइट, भूख उसको बहुत ज़्यादा लग रही है तो उसको उसके अकॉर्डिंग उसको खाना देते रहेंगे हम। टोटल कैलोरीज उसको इतनी मिलेंगी, 2200 लगभग उसको देनी ही देनी है पर डे की, ठीक है। ये डाइट चार्ट मैंने बना रखा है, आप देख सकते हो, इसके अकॉर्डिंग उसको डाइट प्रोवाइड करानी है। फिर नर्सिंग मैनेजमेंट में वही हम उसके असेसमेंट करेंगे, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया को, उसकी फैमिली हिस्ट्री को असेस करेंगे, परफॉर्म फिर करेंगे हम फिजिकल एग्जामिनेशन को। नर्सिंग डायग्नोसिस में फिर वही आ जाता है कि फ्लूइड वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो गया है रिलेटेड टू हाइपरग्लाइसीमिया के कारण, ठीक है, ग्लूकोज इंक्रीज होने के कारण, ग्लूकोज लेवल इंक्रीज होने के कारण फ्लूइड वॉल्यूम डिक्रीज हो गया है। अल्टर्ड न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, ठीक है, रिलेटेड टू बॉडी इम्बैलेंस बिटवीन इंसुलिन नीड एंड डोज, ओके। नॉलेज डेफिसिट रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन, सेल्फ केयर डेफिसिट टू लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड फटीग, ठीक है। तो ये 4 डायग्नोसिस है डायबिटीज़ मेलाइटिस के। इसी के साथ हमारी डायबिटीज़ मेलाइटिस कंप्लीट हुई। अब चलते हैं हम दूसरी डिजीज़ की तरफ। सेकंड डिजीज़ है हमारी कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम से भी बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। एंडोक्राइन सिस्टम की सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज़ जो है वो आपकी कुशिंग सिंड्रोम है। डायबिटीज़ मेलाइटिस के बाद में सबसे ज़्यादा यही पूछी जाती है। तो आइए हम पढ़ते हैं कुशिंग सिंड्रोम के बारे में। इट इज़ रिजल्ट फ्रॉम एक्सेसिव एड्रीनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, यानी कि एड्रीनोकॉर्टिकल जो एक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो जाती है, जिसके कारण हमारा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन जो है वो एक्सेसिव सिक्रेशन हो जाता है उसका। सो बेसिकली कुशिंग सिंड्रोम क्या होता है, ये एक ऐसा सिंड्रोम है जिसके अंदर हमारी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स
का एक्सेसिव सिक्रेशन या बहुत ज़्यादा सिक्रेशंस देखने को मिलता है। कौन सा हार्मोन? ग्लूकोकॉर्टिकोइड हार्मोन। कुशिंग सिंड्रोम के क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं? तो एक्सेसिव कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशंस। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड रिगार्डिंग मेडिकेशंस बहुत ज़्यादा लेने के कारण कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है आपको। ट्यूमर्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर होने के कारण एक्सेसिव प्रोडक्शन हो सकता है एसीटीएच का, जिसके कारण आपका कुशिंग सिंड्रोम हो सकता है। सप्रेशन, जो आपका डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट होता है वो क्या करता है, एक प्रकार का ऐसा टेस्ट है जो कि प्लाज्मा कोर्टिसोल लेवल को टेस्ट करता है इसके अंदर। फिर हम करवाएंगे लेबोरेटरी स्टडीज़ कराएंगे, लाइक सीरम सोडियम, ब्लड ग्लूकोज लेवल, सीरम पोटेशियम, प्लाज्मा, यूरिन टेस्ट वगैरह एटसेट्रा करवाएंगे। सिटी स्कैन करवाएंगे, एमआरआई एंड अल्ट्रासाउंड, यूएसजी वगैरह करवाएंगे हम। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है कुशिंग सिंड्रोम के? तो फ्रैक्चर्स हो सकता है, गैस्ट्रिक अल्सर, रीनल कॉलिक, पेनक्रियाटाइटिस हो सकता है, एड्रिनल कार्सिनोमा हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या कराएंगे? सर्जरी करा देंगे। सॉरी, सर्जरी तो वैसे सर्जिकल मैनेजमेंट में आएगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली कि मेडिकल मैनेजमेंट एंड सर्जिकल मैनेजमेंट दोनों साथ में ही करवा रहा हूँ मैं। तो क्या करवाएंगे हम मैनेजमेंट में कि सर्जिकल रिमूवल ऑफ ट्यूमर, अगर ट्यूमर वाली कंडीशन है तो ट्यूमर को हम रिमूव करवा देंगे, जिसमें हम बेसिकली करवाएंगे क्या कि ट्रांस स्पेनॉइडल हाइपोफिजेक्टोमी करवाएंगे, जिसके अंदर ट्यूमर को सर्जरी के द्वारा रिमूव करवा दिया जाएगा। देन नेक्स्ट हमारा ऑप्शन रहेगा एड्रिनलेक्टोमी, जिसके अंदर हम एड्रिनल ग्लैंड को रिमूव कर देंगे। पोस्ट ऑपरेटिवली टेम्परेरी रिप्लेसमेंट थेरेपी विद द हाइड्रोकॉर्टिसोन, ठीक है। एड्रिनल एंजाइम इनिबिटर्स देंगे, जो कि क्या करेंगे, एड्रिनल कॉर्टिसोल का प्रोडक्शन जो है उसको डिक्रीज कर देंगे, लाइक मेडिसिन लाइक मिटोटेन, कीटोकोनाजोल या मिटायरेपॉन, इन सब में से कोई भी दे देंगे, ठीक है। नर्सिंग डायग्नोसिस में वही है, इन्फेक्शन का रिस्क रहता है, सेल्फ केयर डेफिशिएट, इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू एडिमा, इम्पेयर्ड हीलिंग, ये सब नर्सिंग डायग्नोसिस है। इसी साथ हमारी कुशिंग सिंड्रोम भी होता है ख़त्म। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिजीज पे, जो कि होगी हमारी एडिसन एडिसन्स डिजीज। एडिसन्स डिजीज क्या होती है? इसके अंदर क्या होता है, लैक ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरेलोकॉर्टिकॉइड, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरेलोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स का कमी हो जाता है हमारे एडिसन्स डिजीज के अंदर, क्योंकि जो हमारा एड्रेनालिन कॉर्टेक्स है वो इन दोनों हार्मोन का प्रोडक्शन डिक्रीज कर देता है, जिसके कारण एडिसन्स डिजीज अपेयर हो जाती है। डायग्राम में यही समझा रखा है कि एड्रिनल ग्लैंड जो है हमारा सफिशिएंट स्टेरॉयड हार्मोन्स को प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, जिसके कारण ये सब कंडीशंस देखने को मिलती है, लाइक हाइपर पिगमेंटेशंस, लो बीपी, वीकनेस, वेट लॉस, जीआई में नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया वगैरह हो जाता है। एंड स्किन के अंदर विटिलिगो वाली कंडीशंस देखने को मिलती है, स्किन के ऊपर विटिलिगो साइंस देखने को मिलते हैं। एड्रिनल क्राइसिस होते हैं, जिसके अंदर फीवर वगैरह, हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया वगैरह देखने को मिलते हैं। अब हम देखते हैं एडिसन्स डिजीज के कॉजेस या ईटियोलॉजी। इसके मेनली अननोन होते हैं कॉजेस, बट सम आर लाइक टीबी, सिफिलिस, एसीटीएच इनिबिटर ड्रग्स, जो कि एसीटीएच को इनिबिट करती है, एड्रिनलेक्टोमी करवा रखी है तो, एड्रिनल हेमरेज हो रखा हो तो, ठीक है। अब हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम ऑफ एडिसन्स डिजीज। एक्सेसिव फटीग होगा, मसल्स वीकनेस, वेट लॉस, मेंस्ट्रुअल चेंजेस, इम्पोर्टेंस, चेंज इन इमोशंस, डिहाइड्रेशन, हाइपोग्लाइसीमिया, कंफ्यूजन, कॉमा, एक्सेसिव लॉस ऑफ सोडियम एंड वाटर इन द यूरिन। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन क्या है एडिसन्स डिजीज का? तो हम हिस्ट्री कलेक्शन करवाएंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करवाएंगे, ब्लड टेस्ट करवाएंगे, जिसके अंदर हम इंक्रीज प्लाज्मा कोर्टिसोल देखेंगे, सीरम टेस्ट कराएंगे, जिसके अंदर हम सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, क्लोरीन वगैरह का सीरम देखेंगे हम वैल्यू, ब्लड सेल्स काउंट करवाएंगे हम, सीबीसी वगैरह करवाएंगे। मेडिकल मैनेजमेंट में वही है कि हम
कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स देंगे लाइक प्रेडनिसोलोन एंड हाइड्रोकॉर्टिसोन। आईवी थेरेपी देंगे हम। डाइटरी मैनेजमेंट में हम हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन एंड इंक्रीज टेबल साल्ट को हम इंक्रीज करवा देंगे, टी साल्ट को। नर्सिंग डायग्नोसिस में फर्दर वही है, रिस्क ऑफ इंजरी, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। ठीक है, इसी के साथ हमारे एडिसन्स डिजीज भी होती है कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट डिजीज की तरफ। नेक्स्ट डिजीज है हमारी हाइपर थायरॉयडिज्म। नाम से ही पता चल रहा है थायराइड हार्मोन से रिलेटेड है एंड आगे लेकर का हाइपर, हाइपर यानी बढ़ जाता है। थायराइड ग्लैंड जो है वो क्या करेंगी, थायराइड हार्मोन का बहुत ज़्यादा सिक्रेशंस करेंगी या उसका बहुत ज़्यादा सिंथेसाइज देखने को मिलेगा, जिसके कारण एक्सेसिव थायराइड हार्मोन हो जाएगा। उसी को हम हाइपर थायरॉयडिज्म बोलते हैं। इसके अंदर यही होता है कि जो अपना टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशंस वगैरह इंक्रीज देखने को मिलते हैं। देख सकते हैं आप, ये हेल्थी पर्सनस है, दूसरी तरफ हाइपर थायरॉयडिज्म वाला पेशेंट्स है। जो हेल्थी पर्सनस है उसका थायराइड नॉर्मल है एंड जो हाइपर थायरॉयडिज्म वाला पेशेंट है उसके थायराइड का आप देख सकते हैं इलाज हो रखा है। ठीक है, तो इससे आप पहचान सकते हो कि किस पेशेंट को थायराइड हो रखा है। उसका थायराइड थोड़ा सा एनलार्ज होता है, देखने को मिलता है। कॉजेज़ क्या है हाइपर थायरॉयडिज्म के, तो ओवर फंक्शनिंग ऑफ एंटायर ग्लैंड्स का ओवर प्रोडक्ट फंक्शनिंग हो जाती है। ओवर ट्रीटमेंट ऑफ मैक्सिडोमा, मैक्सिडोमा एक डिजीज़ होती है जिसका बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट करवाने पे आपको हाइपर थायरॉयडिज्म हो सकता है। या फिर प्लमर्स डिजीज़ जो कि गोइटर से रिलेटेड है। इमोशनल अपसेट्स, ओवर वर्क, बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, टेंशन बहुत ज़्यादा कर रहा है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है, एक्यूट इन्फेक्शन हो रखा है। ठीक है, तो इन सभी के कारण आपका हाइपरथायरॉयडिज्म वाली कंडीशंस हो सकती है आपको। हाइपरथायरॉयडिज्म में होता क्या क्या है, तो ब्रोकन हेयर लॉस हो सकता है, इनलार्ज थायरॉयड ग्लैंड इनलार्ज हो जाता है, इंक्रीज हार्ट रेट, एरिथमिया, हाई बीपी, मसल्स क्रैम्प्स, मसल वीकनेस, नर्वसनेस, इरिटेबिलिटी, डिप्रेशंस, वेट लॉस। ठीक है, ये सब कंडीशंस देखने को मिलती है आपको हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर। साइन एंड सिम्टम क्या है, तो सीवीएस के अकॉर्डिंग इसके अंदर यानी कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अकॉर्डिंग इसके अंदर साइन एंड सिम्टम कुछ इस प्रकार है लाइक हाई बीपी, हाइपरटेंशन, टैकीकार्डिया, पाल्पिटेशंस, रैपिड पल्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अकॉर्डिंग डिस्पीनिया वाली कंडीशन, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक के अकॉर्डिंग क्या होता है इसके अंदर, एपिटाइट इंक्रीज हो जाती है एंड वेट लॉस होता है, डायरिया हो जाता है। फिर नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग नर्वसनेस हो जाती है, इंसोमिया, रेस्टलेसनेस, फटीग, डिफिकल्टी इन फोकसिंग ऑफ आईज, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। देन मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के अकॉर्डिंग इसके साइन एंड सिम्टम है फटीग, मसल वीकनेस। रिप्रोडक्टिव के अकॉर्डिंग हाइपरथायरॉयडिज्म के साइन है एमनोरिया, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है हाइपरथायरॉयडिज्म के, तो हाइपरटेंशन हो सकता है आपको फर्दर, या फिर हार्ट फेलियर हो सकता है। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में हम क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, एनलार्ज नेक, प्रोट्रूडिंग आइज, बीएमआर टेस्ट करवाएंगे हम उसका। मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या कराएंगे उसको, एंटी थायराइड ड्रग देंगे लाइक मिथामेजोल एंड थायोरिज एंड रेडियो आयोडीन थेरेपी देंगे हम उसको। सर्जिकल मैनेजमेंट में हम सब टोटल थायरॉयडेक्टॉमी करवाएंगे जिसके अंदर रिमूवल ऑफ वन लोब को हम रिमूव कर देंगे। देन टोटल थायरॉयडेक्टॉमी जिसके अंदर थायरॉयड ग्लैंड को ही रिमूव कर देंगे हम। नर्सिंग डायग्नोसिस में वही है फर्दर अल्टर्ड न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू इंक्रीज मेटाबॉलिक रेट ऑफ बॉडी, impaired skin integrity related to pyrexia, extreme diaphoresis, excessive restlessness, rapid weight loss, etc. Insomnia and irritability related to altered tough process, anxiety related to disease condition। इसी के साथ हमारी एडिशंस हाइपरथायरॉयडिज्म वाली डिजीजन भी होती है ख़त्म। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। अब नेक्स्ट डिजीज है हमारी हाइपोथायरॉयडिज्म। इसके अंदर भी नाम से ही पता चल रहा है थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड है एंड आगे लिख रखा है हाइपो। हाइपो का मतलब कम होना, यानी कि जो अपना थायराइड ग्लैंड है वो थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन कम करवाएगा।
जिसके कारण हाइपोथायरॉयडिज्म डिजीज़ हो जाएंगी। इसके टाइप देखने को मिलते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ये 3 टाइप है हाइपोथायरॉयडिज्म के। प्राइमरी के अंदर क्या होगा, इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन सेक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड, यानी कि थायराइड ग्लैंड के द्वारा थायराइड हार्मोन जो है इनसफिशिएंट अमाउंट में सिक्रीज होगा। सेकेंडरी के अंदर क्या होगा, इट इज़ ड्यू टू पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड के फेल होने के कारण सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म देखने को मिलता है। जिसके अंदर होता क्या है कि जो TSH होता है उसका इनएडुकेट सिक्रेशंस देखने को मिलता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का। फिर टर्शरी टाइप या थर्ड टाइप के अंदर क्या होता है, इट इज़ ड्यू टू हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस फेल होने के कारण टर्शरी हाइपोथायरॉयडिज्म देखने को मिलता है, जो कि कॉज करता है सब नॉर्मल TRH सिक्रेशन को। अब चलते हैं हम कॉजेज या इटियोलॉजी की तरफ। हाइपोथायरॉयडिज्म की इटियोलॉजी कुछ इस प्रकार है कि यूज़ ऑफ रेडियो एक्टिव आयोडीन के यूज़ के कारण आपको हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। ओवर ट्रीटेड विथ एंटी थायरॉयड ड्रग्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करने के कारण थायरोडेक्टोमी करवा रखी हो तो, माल डेवलपमेंट रखा हो आपको तो, पिट्यूटरी डिसफंक्शन हो रखा, या फिर गोइटरजेनिक फूड्स आप ले रहे हो तो, लाइक कॉलीफ्लावर, टर्निप एट्सेट्रा। हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर क्या हो जाता है कि हेयर लॉस देखने को मिलते हैं, सैगी हेयर होते हैं, एनलार्ज थायरॉयड ग्लैंड, इसके अंदर भी थायरॉयड ग्लैंड का एनलार्जमेंट होता है। हार्ट रेट जो है वो स्लो एंड वीक हो जाती है, ठीक है। डिमनिश पोटेंसी एंड फर्टिलिटी, लो सेक्सुअल डिज़ायर, साइकिल डिसऑर्डर, तो ये सब कंडीशंस देखने को मिलती है, फटीग वगैरह, मेमोरी इम्पेयरमेंट, डिप्रेशन एट्सेट्रा। साइन एंड सिम्टम में एवरी सिस्टम के अकॉर्डिंग देखते हैं हम। CVS के अकॉर्डिंग हाइपोटेंशन देखने को मिलेगा, ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा, डिक्रीज हार्ट रेट, हाइपरलिपिडीमिया, एनीमिया एट्सेट्रा। रेस्पिरेटरी में डिस्पीनिया, GIT में हो जाएगा कि लॉस ऑफ एपेटाइटिस, इंक्रीज वेट, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, कॉन्स्टिपेशन, नोजिया, वॉमिटिंग। मस्कुलर इंटेगुमेट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग ड्राई स्किन, थिक एंड इलास्टिक स्किन, इंक्रीज इलास्टिसिटी इंक्रीज हो जाएगी, ब्रिटल नेल्स, ड्राई हेयर, पफी फेस एट्सेट्रा। मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम में फटीग, मसल्स वीकनेस, मस्कुलर पेन एंड स्लो मूवमेंट देखने को मिलेगी। रिप्रोडक्टिव में डिक्रीज लिपिडो, मेंस्ट्रुअल इरेगुलराइटिस देखने को मिलेगा। अदर्स में आप देख सकते हो, अदर साइन एंड सिम्टम कुछ इस प्रकार है। मैक्सिडोमा होगा, मैक्सिडोमा क्या होता है, एक ड्राई फर्म वैक्सी स्वेलिंग ऑफ स्किन, स्किन के अंदर स्वेलिंग होगी, गोइटर हो सकता है, स्लीपलेसनेस, ये सब देखने को मिलेगा आपको थायरॉयडिज्म के अंदर। मैक्सिडोमा का डायग्राम दे रखा है, इस कंडीशन को मैक्सिडोमा बोलते हैं। एकदम फूला फूला सा पैर, थोड़ा बहुत हाथी पाँव के जैसा देखने को मिलता है कंडीशन, उसी को हम मैक्सिडोमा बोलते हैं। हाथी पाँव रोग हमने 12th के अंदर देखा था। कॉम्प्लिकेशंस यही है कि मैक्सिडोमा हो जाता है, हाइपोवेंटिलेशंस हो जाता है, कन्वल्सन्स, सेरेब्रल हाइपोक्सिया वगैरह देखने को मिलता है, ठीक है। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन में हम क्या करेंगे, सब नॉर्मल T3 एंड T4 लेवल ECG करवाएंगे, एलिवेटेड सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल देखने को मिलेगा। मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, सिंथेटिक लिवोथायरोक्सिन प्रिफर्ड करेंगे। कंसनट्रेटेड ग्लूकोज में बी गिवन इफ हाइपोग्लाइसीमिया इज एविडेंट। IV फ्लूइड्स देंगे कुछ हम। डाइटरी मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, आयोडीन डाइट देंगे, हाई आयोडीन डाइट देंगे हम। अवॉइड करेंगे सोयाबीन्स को, अवॉइड करेंगे हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को। नर्सिंग डायग्नोसिस फिर वही है, अल्टर्ड कार्डियक आउटपुट, एक्टिविटी इंटॉलरेंस एट्सेट्रा। फिर हम चलते हैं अब नेक्स्ट डिजीज पे। नेक्स्ट डिजीज है हमारी डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर क्या होता है, आइए हम डेफिनेशन से देखते हैं। ये डिसऑर्डर जो है वो हमारी पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड का है, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब का हमारा डिसऑर्डर है। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, तो डेफिशिएंसी देखने को मिलती है एंटी डायूरेटिक हार्मोन ADH की और वेसोप्रेसेंस की, इन दोनों की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है। दैट लीड्स टू पॉलीयूरिया एंड पॉलीडिप्सिया, जिसके कारण पॉलीयूरिया देखने को मिलता है एंड
पॉलीडिप्सिया देखने को मिलता है। यही है हमारी डायबिटीज़ इंसिपिडिस डिजीज़। अब हम देखते हैं एडीएच के ईटियोलॉजी या फिर साइन, ये अपने कॉजेज़ देखते हैं हम। तो हमारा जो ये डायबिटीज़ इंसिपिडेंस है वो इन सब कारणों के कारण हो सकता है। डायबिटीज़ इंसिपिडस के अंदर आपको हेड ट्रॉमा के कारण भी हो सकता है, ये हेड ट्यूमर के कारण, ब्रेन ट्यूमर के कारण, सर्जिकल एब्लेशन, कोई पिट्यूटरी ग्लैंड की सर्जरी के कारण, सीएनएस इन्फेक्शन लाइक मेनिंजाइटिस हो रखा है आपको, ट्यूबरक्लोसिस हो रखा है, तो इन सभी कारणों के कारण आपको डायबिटीज़ इंसिपिडस हो सकता है। साइन एंड सिम्टम में मार्क्ड पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया देखने को मिलेगा आपको डायबिटीज़ इंसिपिडस में, जो कि 5 से 20 लीटर पर डे रहेगा। ये बहुत ज़्यादा अमाउंट है, 5 से 20 लीटर। पॉलीडिप्सिया देखने को मिलेगा जो कि 4 लीटर या 4 से 20 लीटर पर डे हो सकता है। स्लीप डिस्टर्बेंस ड्यू टू पॉलीयूरिया, बहुत ज़्यादा यूरिन आउटपुट के कारण स्लीप डिस्टर्बेंस देखने को मिलेगा। कोमा वाली कंडीशंस भी देखने को मिल सकती है, मेंटल डलनेस, वेट लॉस, शॉक, क्रेविंग ऑफ कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको, इरिटेबिलिटी, कॉन्स्टिपेशन, टैकीकार्डिया, ये सब आपको डायबिटीज़ इंसिपिडेंस के अंदर देखने को मिलेगा। डायग्नोस्टिक एवल्यूशन में हम क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन करवाएंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन कराएंगे अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम, फ्लूइड डिप्रिसिएशंस टेस्ट करवाएंगे, फ्लूइड डिप्रिसिएशंस टेस्ट करवाएंगे हम, मेजरमेंट करेंगे एडीएच का। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हमारे डायबिटीज़ इंसिपिडेंस के, तो इफ़ अनट्रीटेड में रिजल्ट इन डेथ, डेथ हो सकती है आपकी, हाइपोनाइट्रीमिया हो सकता है आपको। मेडिकल मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे इन केस ऑफ इन्फेक्शन ऑफ सेरिब्रो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। प्रॉपर अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ रिनल डिजीज का प्रॉपर अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट करेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे डेस्मोप्रेसिन, मेंटेन करेंगे हम आईओ चार्ट वगैरह। नर्सिंग डायग्नोसिस में फिर वही स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाती है, एंजाइटी रिलेटेड टू डिजीज प्रोसेस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डिजीज पे। नेक्स्ट डिजीज है हमारी इंसुलिन कोमा। इंसुलिन कोमा एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल डिक्रीज हो जाता है लगभग 50 mg या उससे भी कम, 50 mg पर डीएल से भी कम अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल है, तो उसी कंडीशन को हम इंसुलिन कोमा बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है हाइपोग्लाइसेमिक कोमा। ग्लूकोज कम हो रहा है, शुगर कम हो रही है, जिसको हम ग्लूकोज भी बोलते हैं, तो ग्लूकोज कम होने को हम हाइपोग्लूको ग्लाइपिस सॉरी हाइपोग्लाइसेमिक बोलते हैं ग्लूकोज कम होने को। तो इसी कारण इसका दूसरा नाम है हाइपोग्लाइसेमिक कोमा। इंसुलिन का दूसरा नाम है, इंसुलिन कोमा का दूसरा नाम है हाइपोग्लाइसेमिक कोमा। अब हम देखते हैं इंसुलिन कोमा या हाइपोग्लाइसेमिक कोमा के कॉजेस। एल्कोहल इंटेक विथ फूड, एल्कोहल का कंजप्शन खाने के साथ कर रहे हो आप, तो आपको हाइपोग्लाइसेमिक कोमा या इंसुलिन कोमा हो सकता है। डिलेड इंटेक ऑफ मील, खाना खाने में देरी करने में, तो आपको ये कंडीशंस हो सकती है। एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हो तो भी आपको इंसुलिन कोमा हो सकता है। हाई डोज ऑफ इंसुलिन हार्मोन की बहुत ज़्यादा डोजेज ले रहे हो तो आपको ये हो सकता है। डू नॉट टेक फूड आफ्टर टेकिंग इंसुलिन डोजेज, इंसुलिन डोजेज लेने के बाद में अगर आप खाना नहीं खाते हो तो भी आपको इंसुलिन कोमा या हाइपोग्लाइसेमिक कोमा हो सकता है। साइन एंड सिम्टम यही है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल इज लेस देन 50 mg पर डीएल। कोल्ड एंड क्लेमी स्किन देखने को मिलती है, नमनेस देखने को मिलती है, माउथ एंड टंग में इंक्रीज हो जाती है, हार्ट बीट, इमोशनल चेंजेस देखने को मिलते हैं, डिजीनेस, सीजर्स वगैरह देखने को मिलते हैं, डिफ़िकल्टी होती है बोलने में, स्पीकिंग में, कोमा वाले कंडीशंस देखने को मिलती है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस देखने को मिलता है। डायग्नोस्टिक एविडेंस में हम वही फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री कलेक्शंस, ब्लड टेस्ट, कीटोन पीएच टेस्ट, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट, एबीजी टेस्ट, यूरिन एनालिसिस करवाएंगे। ट्रीटमेंट में हम एडमिनिस्टर करेंगे ग्लूकागोन बाय आईवी रूट, डेक्सट्रोज देंगे हम 25% बाय आईवी रूट। इसके साथ हमारी जो इंसुलिन कोमा है या हाइपोग्लाइसेमिक कोमा डिजीज़ जो है वो भी होती है ख़त्म। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डिजीज़ की तरफ। नेक्स्ट डिजीज़ है हमारी डायबिटीज़ कोमा। इट इज़ द कंडीशन ऑफ कोमा ड्यू टू इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, जो अपना ब्लड शुगर लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है।
ब्लड शुगर लेवल कितना इंक्रीज हो रहा है, तो 300 mg पर DL से ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिलता है, तो उसी को हम डायबिटीज़ कॉमा बोलते हैं। एंड इसको आप दूसरा नाम भी बोलते हैं, तो इसका दूसरा नाम ये है कि इसको आप हाइपर ग्लाइसेमिक कॉमा भी बोल सकते हैं, डायबिटीज़ कॉमा को। डायबिटीज़ कॉमा के इटियोलॉजी या कॉजेज़ क्या क्या है, तो अनडायग्नोस्ड डायबिटीज़ मेलाइटस के कारण ये देखने को मिलता है। क्वांटिटी ऑफ इंसुलिन अगर बहुत कम है तो भी आपको ये हो सकता है डायबिटीज़ कॉमा। स्ट्रेस एंड इमोशनल अपसेट हो, इनएडुकेट ट्रीटमेंट हो डायबिटीज़ मेलाइटस का, एंड इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर हो, या फिर इन्फेक्शन हो रखा हो आपको डायबिटीज़ मेलाइटस का, तो भी आपको डायबिटीज़ कॉमा हो सकता है। साइन एंड सिम्टम में ड्राई माउथ देखने को मिलेगा, इंक्रीज थर्ड, प्यास जो है वो बहुत ज़्यादा लगेंगी आपको, एपिगैस्ट्रिक पेन होगा। जो एपिगैस्ट्रिक रीजन जो होता है अम्बिलिकल के ऊपर वाला रीजन, वहाँ पे आपको पेन देखने को मिलेगा। नोजिया वोमिटिंग देखने को मिलेगी, हेडेक देखने को मिलेगा, लो बीपी, लिथार्जी, ब्लड विजन, ड्राई स्किन, सीरम ग्लूकोज जो है वो 300 mg से ज़्यादा देखने को मिलेगा। सनकन आइज देखने को मिलेगी, रैपिड पल्स रेट देखने को मिलेगी, डिस्पीनिया, फीवर, ये सब देखने को मिलेगा आपको। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन में हम क्या कराएंगे डायबिटीज़ कॉमा में के अंदर, तो ब्लड टेस्ट करवाएंगे, कीटोन पीएच, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, एबीजी एनालिसिस करवाएंगे, यूरिन एनालिसिस करवाएंगे। ट्रीटमेंट के अंदर हम एडमिनिस्टर करेंगे इंसुलिन आईवी रूट के, इंसुलिन को एडमिनिस्टर करेंगे हम आईवी रूट से। कंटिन्यूसली प्रोवाइड करेंगे हम इंसुलिन थेरेपी एवरी हॉर विथ नॉर्मल सलाइन NS। इंसुलिन थेरेपी शुड बी कंटिन्यू टिल ब्लड ग्लूकोज लेवल बिकम 250 mg पर DL। इंसुलिन थेरेपी को हम कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है 250 mg पर DL तक ना पहुंच जाए। When blood glucose level become normal, then give 5% dextrose in NS। जब ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल पहुंच जाएगा तब हम NS देंगे 5% डेक्रोज के अंदर। इसी के साथ हमारा जो डायबिटीज़ कॉमा है वो भी ख़त्म होता है, एंड हमारी जो एंडोक्राइन सिस्टम की जितनी भी इम्पोर्टेंट डिजीज़ थी हमने सारी ख़त्म कर ली है। तो हमारा इस वीडियो के अंदर पूरा एंडोक्राइन सिस्टम होता है ख़त्म। इसी के साथ हमारा एक और चैप्टर होता है ख़त्म, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड कमेंट करके अगर कोई भी डाउट है आपको तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।